कभी कभी किस्मत हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी मोड़ पर कोई चेहरा, कोई पुरानी याद, कोई अधूरी कहानी अचानक सामने आकर हमारी सांसें रोक देती है। और उस पल हम सोचते हैं, काश उस दिन हमने अपने दिल की बात कह दी होती, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। ये कहानी है शिवपुर नाम के एक शांत लेकिन गहराइयों से भरे शहर की, और इसी शहर की भीड़ भरी सड़कों से गुजरती एक चमचमाती गाड़ी की, जिसमें बैठा था एक अकेला लेकिन भीतर से टूटा इंसान, आदित्य। बाहर सूरज ढल रहा था, लोग भागदौड़ में लगे थे, लेकिन आदित्य की निगाहें किसी चाय की दुकान, किसी ढाबे या ठेले को ढूंढ रही थीं, जहां वो कुछ खा सके। लेकिन शायद उस शाम उसे खाना नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से टकराना था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक लड़की पर पड़ी। एक पुराना दुपट्टा, फटे हुए कपड़े, सामने रखा एक छोटा कटोरा, और आंखों में ऐसी गहराई जैसे पूरी दुनिया की उदासी वहां जमा हो गई हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो दर्द में भी उम्मीद का दिया जलाए हुए थी। आदित्य ने अपनी कार धीरे से किनारे लगाई और उसके पास जाकर हल्के से कहा, बहन जी, माफ कीजिएगा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गाड़ी में खत्म हो गया है। लड़की ने एक पल उसे देखा, कुछ भी बोले बिना अपनी पुरानी बोतल से पानी निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान थी। आदित्य ने जब उसका चेहरा ठीक से देखा, उसकी धड़कनें जैसे वहीं रुक गईं। दिल जोर से धड़कने लगा। वो चेहरा, हाँ, वही चेहरा जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना हुआ करता था। कॉलेज के हर दिन जिसका इंतजार वो बस एक झलक पाने के लिए करता था। वो चेहरा जिसे उसने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में सालों से दबाकर रखा था, आरती। एक पल के लिए आदित्य का ज़हन अतीत में चला गया। वो क्लासरूम, वो कैंटीन, वो कॉलेज की वो सीढ़ियाँ जहाँ खड़ा होकर वो चुपचाप उसे निहारा करता था, उसकी हंसी में अपनी दुनिया देखता था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने दिल की बात उससे कह सके। और फिर कॉलेज खत्म हुआ, सब आगे बढ़ गए, और वो प्यार, वो एहसास बस एक अधूरी याद बनकर रह गया। आदित्य ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, माफ कीजिए, लेकिन क्या आपका नाम आरती है? लड़की के हाथ रुक गए। उसने चौंक कर आदित्य की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। उसकी आवाज कांप रही थी, आप जैसे लोग मुझे कैसे जान सकते हैं साहब? मैं तो बस एक भीख मांगने वाली लड़की हूं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से पूछा, नहीं, सच बताइए, क्या आप आरती हैं? एक लंबा सन्नाटा, और फिर धीरे से आरती ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही आरती हूं। लेकिन आप कौन हैं? आदित्य की आंखों से खुशी और दुख दोनों छलक पड़े। मैं आदित्य हूं। तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता था। तुम्हें चुपचाप देखने वाला लड़का, याद है? आरती की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस अपने कटोरे को ठीक करने लगी, जैसे खुद को कहीं छिपाने की कोशिश कर रही हो। आदित्य ने धीरे से कहा, आरती, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम तो सपनों में उड़ती थी। तुम्हारी हंसी तो सबको हंसा देती थी। आज तुम्हें इस हाल में देखना, मेरे अंदर कुछ टूट गया है। सब ठीक है ना? आरती अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियों में वो सालों का दर्द था जो शायद आज पहली बार बाहर निकल रहा था। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज आरती, मुझे सब बताओ। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। भले ही तुमने कभी मुझे नहीं जाना, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से जानता हूं। आरती ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन हर शब्द जैसे दिल की गहराइयों से निकल रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी शादी कर दी गई थी। एक अच्छा लड़का था। मैं खुश थी, सच में बहुत खुश।
लेकिन किस्मत ने शायद मेरी खुशियां देख ली थी। शादी के 3 साल बाद उन्हें कैंसर हो गया। मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गए। और फिर मेरी जिंदगी भी उनके साथ चली गई। उसकी सांसें थमने लगी थीं, आंखें सूज चुकी थीं, और दिल, वो तो सालों पहले ही टूट चुका था। आरती की सिसकियां अब भी जारी थीं, लेकिन उसके शब्द जैसे हर आंसू के साथ बाहर आ रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आदित्य। उनके जाने के बाद मेरी ससुराल ने मुझे बोझ समझ लिया। कहा गया कि बिना बच्चे वाली औरत का उनके घर में कोई हक नहीं। हर रोज ताने, हर रोज धक्के। और फिर एक दिन मुझे मेरे ही कपड़ों समेत घर से निकाल दिया गया। मैं मायके आई, लेकिन वहां भी हालात कुछ अलग नहीं थे। एक लंबा सांस लेते हुए उसने कहा, भाई भाभी ने मुझे बोझ कहा, माँ पहले ही नहीं रही थी, और पिताजी इतने बूढ़े हो चुके थे कि खुद की देखभाल मुश्किल थी। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर जिंदा रहना है तो खुद ही लड़ना होगा। लेकिन जब कोई रास्ता न बचा तो मैंने सड़क पर बैठना शुरू कर दिया। पिछले 7 साल से यही कर रही हूं। आदित्य की आंखें भर चुकी थीं। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर चीख रहा था, ये वही लड़की है जिसे देखकर वो कॉलेज में अपने सपनों की दुनिया सजाता था। और आज वो लड़की भीड़ के बीच अनदेखी, अनसुनी, अकेली बैठी थी, हाथ में कटोरा लिए हुए। वो खुद को रोक नहीं पाया। आदित्य ने कहा, आरती, तुमने इतना कुछ अकेले सहा, और आज भी तुम मुस्कुरा रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम कितनी मजबूत हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अब तुम्हें फिर से यूं नहीं देख सकता। आरती ने सर झुका लिया और कहा, आदित्य, प्लीज, ये सब मत कहो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब वो आरती नहीं जो कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्की लेते हुए सपने देखती थी। मैं अब सिर्फ एक बेघर, बेसहारा औरत हूं। लेकिन आदित्य ने उसकी बात बीच में काट दी। नहीं आरती, तुम अब भी वही हो। मेरे लिए तो तुम आज भी मेरी वही दोस्त हो, जिससे मैं कॉलेज में बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कभी कह न सका। आरती की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? हाँ, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कॉलेज के हर दिन तुम्हें देखता था, हर मुस्कान तुम्हारी यादों में कैद करता था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि जब कुछ बन जाऊंगा तब तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहूंगा। लेकिन जब लौटा तो सुना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। उस दिन लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और तभी मैंने ठान लिया कि अब कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हें चाहा है। आरती की आंखों में आंसुओं की धार और तेज हो गई। वो कांपती आवाज में बोली, अगर उस दिन तुमने कहा होता तो शायद मैं भी वही कहती जो आज तुम कह रहे हो। क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे, आदित्य। तुम्हारी खामोशी में जो अपनापन था, वो हर किसी में नहीं होता। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या अब बहुत देर हो गई है? क्या अब भी मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता? आरती चौंकी। नहीं, ऐसा मत कहो आदित्य। तुम एक बड़े घर के इज्जतदार लड़के हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, रुतबा, नाम। और मैं एक भीख मांगने वाली। मैं तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन आदित्य की आवाज दृढ़ थी, ठोस और साफ, मुझे तुम्हारे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आरती। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हें उस इज्जत, उस प्यार और उस जिंदगी का हक देना चाहता हूं जो तुम्हारा हक है। आरती ने गुस्से से कहा, ये सब फिल्मी बातें हैं आदित्य। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। तुम अब जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आदित्य ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, आज तो जा रहा हूं, लेकिन कल फिर आऊंगा, अपनी मां को लेकर, और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। और हाँ, कल के लिए एक गिलास पानी रखना।
इतना कहकर आदित्य अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। लेकिन आरती वहीं बैठी रह गई। उसकी आंखें उसी रास्ते को देखती रही, जैसे खुद से सवाल कर रही हो, क्या वो सच में आएगा? क्या कोई इंसान इतने सालों बाद भी इतना सच्चा प्यार कर सकता है? क्या किस्मत एक बार फिर उसका हाथ थामने आई है? उस रात आरती पूरी रात सो नहीं सकी। उसकी आंखें बंद होती तो आदित्य का चेहरा सामने आ जाता, और दिल में एक नर्म सी उम्मीद ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। क्या कल सच में उसकी जिंदगी बदल सकती है? सुबह की पहली किरण जब आरती की पलकों पर पड़ी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार सड़क की ओर देख रही थी, हर गुजरती गाड़ी, हर आती जाती नजरें, जैसे किसी खास का इंतजार कर रही हो। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अधूरी सी उम्मीद फिर भी ठहरी हुई थी। और तभी एक सफेद गाड़ी धूल उड़ाती हुई सड़क के उस मोड़ से निकली जहां कल आदित्य गया था। गाड़ी धीमी हुई और उसमें से पहले उतरी एक सादगी भरी, सौम्य महिला। उसकी आंखों में ममता थी, चेहरे पर अपनापन और चाल में आत्मीयता। उसके पीछे उतरे आदित्य, वही मुस्कुराता चेहरा, लेकिन आज उसकी मुस्कान और भी चमक रही थी। आरती की सांसें जैसे थम सी गईं। उसने खुद से पूछा, क्या ये सच हो रहा है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? लेकिन आज मैं अकेला नहीं आया, मेरी माँ भी आई है, आपसे मिलने और शायद आपको अपनाने। आरती की आंखें भर आईं। उसकी नज़र उस महिला पर गई जो अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो महिला आरती के पास पहुंची, उसने बिना कोई सवाल किए आरती का हाथ थामा और बहुत प्यार से बोली, बेटी, कल तुमने मेरे बेटे को मना कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें मनाने नहीं, अपनाने आई हूं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहती हूं। आरती ने कांपते हुए स्वर में कहा, माँ जी, मैं क्या कहूं? मैं इस काबिल नहीं। मैं तो सड़क पर बैठने वाली औरत हूं, भीख मांगती हूं। मैं आपके घर के लायक नहीं हूं। लेकिन उस माँ ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उसका माथा चूमा और बोली, बेटी, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। तुमने जो सहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं, और मुझे गर्व होगा अगर तुम मेरी बहू बनो। आरती अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने सिर झुका लिया और आदित्य की ओर देखा। फिर धीरे से कहा, आदित्य, क्या तुम अब भी मुझे अपनाना चाहते हो? क्या तुम अब भी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो? आदित्य ने बिना कोई पल गवाए कहा, आरती, मेरी जिंदगी अधूरी थी, है और रहेगी, अगर तुम उसमें शामिल नहीं हुई। तुम मेरी रोशनी हो, मेरा सुकून हो, और मेरी दुल्हन बनने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। आरती की आंखों से आंसुओं की धार निकल आई। वो पहली बार किसी के सामने टूटी नहीं, बल्कि खुद को सौंप रही थी। आदित्य ने कहा, कल मैं तुम्हें लेकर बाजार चलूंगा। तुम अपनी पसंद की साड़ी लो, गहने लो, और फिर हम तुम्हें इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाएंगे। अगले दिन आदित्य आरती को लेकर शहर की सबसे बड़ी मार्केट में गया। साड़ी की दुकान पर जब आरती ने खुद को आईने में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कल तक खुद को दुनिया से छुपा रही थी। फिर वो ब्यूटी पार्लर ले गया, जहां पहली बार किसी ने उसके चेहरे को सहेजा, उसके बालों को संवारा, उसकी आंखों में काजल लगाया और माथे पर एक छोटी सी बिंदी टिकाई। आरती जब आईने के सामने आई तो खुद को देखकर कुछ पल चुप रही। फिर धीमे से आदित्य से बोली, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूं? आदित्य ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम तो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। फिर आया शादी का दिन। जब आदित्य बारात लेकर पहुंचा तो सड़कें गुलजार हो गईं। लोग खिड़कियों से झांकते हुए कह रहे थे, देखो, एक अमीर लड़का सड़क पर बैठने वाली लड़की से शादी करने आया है। सच्चा प्यार कहते हैं इसे। शादी बेहद सादगी से हुई, लेकिन उसमें जितना प्रेम था उतना शायद किसी महल में भी न मिलता।
आरती ने जब लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर लगाया और गले में मंगलसूत्र डाला तो वो रानी से कम नहीं लग रही थी। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस जिंदगी का हर पन्ना हम साथ में लिखेंगे। आरती की आंखें अब भी भर आईं, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। वो जानती थी कि उसका अतीत चाहे जितना भी कड़वा रहा हो, अब उसका भविष्य प्यार से मीठा होने वाला है। शादी के बाद जब आरती पहली बार आदित्य के घर आई तो उस घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। आदित्य की मां ने दरवाजे पर आरती का स्वागत आरती की आरती उतार कर किया। पूरे परिवार में एक सुकून भरी खुशी थी, जैसे एक अधूरा टुकड़ा अब जुड़ चुका हो। आरती के पिता, जो एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रहते थे, उन्हें भी आदित्य ने आदर के साथ अपने घर बुलाया। आदित्य ने उनका हाथ थामा और कहा, अब आप मेरे भी पिताजी हैं और इस घर में आपके लिए हमेशा जगह रहेगी। आरती की आंखों से बहते आंसू अब दर्द के नहीं, बल्कि शुक्रिया के थे। कुछ महीनों बाद आरती ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आदित्य ने जब अपने बेटे को गोद में उठाया तो उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे हर अधूरी चीज अब पूरी हो चुकी हो। लेकिन जैसे ही जिंदगी थोड़ी स्थिर हुई, आरती के दिल में एक पुराना जख्म फिर से करवट लेने लगा। एक दिन उसने आदित्य से कहा, आदित्य, क्या मैं एक बार अपनी पुरानी ससुराल जा सकती हूँ? उस घर को देखना चाहती हूँ जिसने मुझे कभी ठुकरा दिया था। सिर्फ एक बार, बिना किसी गुस्से के, बस अपने अतीत को अलविदा कहने। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हर ख्वाब मेरे लिए ईस्ट की तरह है आरती। कल हम वहां जरूर चलेंगे। अगले दिन आरती, आदित्य और उनका छोटा सा बेटा सब साथ मिलकर उस पुराने मोहल्ले की ओर रवाना हुए। जिस घर से कभी आरती को तानों और धक्कों के साथ निकाला गया था, आज वही घर उनकी कार के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरे थे जिनकी आंखों में पहले घमंड था, आज वही आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। आरती की सास, जिसने कभी उसे कुलच्छिनी कहा था, आज जुबान तक लाना भी मुश्किल हो रहा था। देवर और भाभी, जिन्होंने एक बार उसे बोझ कहा था, अब चुपचाप एक कोने में खड़े थे। आरती की चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था। उसने आदित्य की ओर देखा, बेटे को गोद में संभाला और फिर कहा, मैं यहाँ कोई हिसाब लेने नहीं आई, बस यह दिखाने आई हूं कि जिंदगी कभी भी रुकती नहीं। मैं गिरती रही, मगर रुकी नहीं। और आज मैं जिस जगह पर हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से है। फिर वह अपनी सास की ओर मुड़ी, माँ जी, आपने मुझे बोझ समझा, लेकिन आज मैं एक माँ हूं और मुझे अब समझ आता है कि माँ बनना क्या होता है। मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आपने तब वही किया जो आपको सही लगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाने आई हूं कि आपकी वही बहू अब खुद कई बच्चों की उम्मीद बन चुकी है। सास कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। देवर आगे आया और बोला, भाभी, हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हें हमसे दूर इसलिए किया ताकि तुम खुद को पहचान सको। माफ कर दो हमें। आरती ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तो बहुत पहले ही माफ कर चुकी थी। मैं नफरत लेकर नहीं, सुकून पाने आई हूं। बस यही कहना था। वह पल बेहद भारी था। घर की दीवारें, फर्श, आंगन सब गवाह बन रहे थे एक ऐसी औरत की जीत के जो कभी उसी घर से ठुकरा दी गई थी। जैसे ही आरती, आदित्य और उनका बेटा लौटने लगे, तभी पास ही एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, पैर नंगे और पेट पर झुर्रियां। वो आरती की साड़ी पकड़कर बोला, दीदी, कुछ खाने को दे दो न। आरती की आंखें उस बच्चे को देखकर थम गईं। वो चेहरा, वो मासूमियत, वो भूख, सब कुछ उसे उसके अपने अतीत में ले गया। एक पल को उसे लगा कि वो बच्चा वही है जो कभी वो खुद हुआ करती थी। उसने तुरंत गाड़ी से एक बिस्किट का पैकेट निकाला, बच्चे को थमाया और फिर आदित्य की ओर देखा। आदित्य,
क्या हम इस बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा मेरी तरह भीख मांगे, मेरी जैसी जिंदगी जिए। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने जो कहा वही होगा। चलो इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। बच्चा घबराया हुआ था, लेकिन जब आरती ने उसे गोद में लिया और गले से लगाया तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो शायद उसने सालों से नहीं दी थी। आरती की आंखों से बहते आंसू अब किसी दुख के नहीं थे, बल्कि उस उम्मीद के थे जिसे वह अब सिर्फ जी नहीं रही थी, बल्कि दूसरों को भी दे रही थी। उस रात जब घर की छत पर तारे चमक रहे थे, आरती ने आदित्य से कहा, मैं चाहती हूं कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जहां कोई भी बच्चा भूखा न रहे, जहां वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके और अपने सपनों को पंख दे सके। आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, आरती, तुम्हारा ये सपना अब मेरा भी सपना है। हम कल से ही इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर की छत पर पड़ी, उसी वक्त आरती और आदित्य एक नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपने छोटे से बेटे को तैयार किया और उस अनाथ बच्चे को भी, जो अब उनके साथ ही रह रहा था, उसके बाल संवारे, एक नया जोड़ा पहनाया और फिर तीनों एक नई इमारत की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही दिनों में आदित्य ने शहर के एक कोने में एक छोटी सी बिल्डिंग खरीद ली। दीवारें टूटी फूटी थीं, छत से पानी टपकता था, लेकिन आरती की आंखों में चमक थी, जैसे वह उस टूटे हुए ढांचे में बच्चों की हंसी, पढ़ाई की आवाजें और सपनों की उड़ानें साफ साफ देख पा रही थी। उन्होंने उस स्कूल का नाम रखा, उम्मीद का संसार। शुरुआत में मुश्किलें आईं, फंडिंग की, वॉलंटियर की, समाज के तानों की, एक औरत जो सड़क पर भीख मांगती थी, अब स्कूल खोलेगी। लेकिन आदित्य हमेशा आरती के साथ खड़ा रहा। उसने अपने बिजनेस से पैसे निकाले, दोस्तों से मदद ली और धीरे धीरे स्कूल तैयार होने लगा। आरती ने अपने पुराने अनुभवों को अपने पाठ बना लिए। वो बच्चों को सिर्फ ABCD नहीं सिखाती थी, वो उन्हें यह सिखाती थी कि कैसे गिरकर भी उठा जाता है, कैसे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदला जाता है और कैसे दुनिया की बेरुखी के बीच भी इंसानियत की लौ जलाई जा सकती है। उसी दौरान एक दिन एक औरत स्कूल के गेट पर आई। उसकी साड़ी फटी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में घबराहट थी। आरती ने उसे पहचानने में देर नहीं की, वो थी उसकी पुरानी भाभी, वही जिसने कभी उसे घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो औरत थरथराते हुए बोली, आरती, मैं यहाँ माफी मांगने नहीं, मदद मांगने आई हूँ। मेरी बेटी बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं है। आरती कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से बोली, भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। भाभी चौंकी, का कैसी शर्त? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस स्कूल में आकर बच्चों को वो सिखाना होगा जो आपके जीवन ने आपको सिखाया है। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आपके पास तजुर्बा है। आप बच्चों को खाना बनाना सिखाइए, उन्हें जिंदगी की सच्चाई सिखाइए, प्यार देना सिखाइए। भाभी की आंखें भर आईं। उसने आरती के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरती ने उसे गले लगा लिया और कहा, आप अब सिर्फ मेरी भाभी नहीं, इस स्कूल की मां जैसी होंगी। कुछ महीनों बाद वही भाभी स्कूल में बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसकी बेटी का इलाज आदित्य और आरती ने मिलकर करवाया। लेकिन किस्मत की एक और चिट्ठी अभी बाकी थी। एक दिन आरती को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक पीला सा लिफाफा रखा था। वह चिट्ठी थी विवेक की। विवेक उसका कॉलेज का दोस्त, जिसने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। चिट्ठी में लिखा था, आरती, मैं विवेक हूं। शायद तुम मुझे भूली नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ कॉलेज में रहा, तुम्हारी मुस्कान और बातें आज भी याद है। लेकिन मैं कभी अपने दिल की बात कह न सका। अब जब मुझे पता चला है कि तुमने खुद को फिर से खड़ा कर लिया है, तो गर्व होता है। लेकिन अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे कैंसर है।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी छोटी बहन निशा को संभाल लो। उसके पास अब कोई नहीं है। उसे एक घर, एक माँ और एक उम्मीद की जरूरत है। आरती की आंखें छलक उठीं। वो चिट्ठी उसके हाथों में कांप रही थी। उसने आदित्य को सब बताया। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा और बोला, चलो, निशा को ढूंढते हैं। कुछ ही हफ्तों में वे निशा को ढूंढ लाए। एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही निशा अपने बीमार माता पिता की सेवा कर रही थी। आरती ने उसे अपने साथ जयपुर लाया। स्कूल में दाखिला दिलवाया और कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे मदद मांगी थी, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। निशा अब उम्मीद का संसार में पड़ रही थी, हंस रही थी और नई दुनिया में कदम रख रही थी। उसकी मासूम हंसी में आरती को विवेक की याद आती थी। लेकिन अब वह दुख नहीं, गर्व का हिस्सा थी। समय बीतता गया। उम्मीद का संसार अब सिर्फ एक स्कूल नहीं रहा था, वह एक आंदोलन बन चुका था। शहर के दूसरे कोनों में भी इसकी शाखाएं खुलने लगी थीं। सरकार और कई एनजीओज ने मदद की पेशकश की। मीडिया ने आरती की कहानी को छापा। एक भीख मांगने वाली अब उम्मीद बांटने वाली बन गई। एक दिन, स्कूल के वार्षिकोत्सव के दिन, जब पूरा मैदान बच्चों की हंसी और तालियों से गूंज रहा था, आरती मंच पर खड़ी हुई और माइक पर बोली, यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उन सपनों का घर है जिन्हें सड़क पर कुचल दिया गया था। मैंने भी एक दिन सड़क पर भीख मांगी थी, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे प्यार मिला, भरोसा मिला, और सबसे बढ़कर मैंने खुद को माफ कर दिया। उसके शब्दों पर सन्नाटा था, और फिर एक लंबी तालियों की गूंज। आदित्य मंच पर आया, आरती का हाथ थामा और बोला, आज भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ, अगर उस दिन मैं तुम्हें सड़क पर नहीं मिलता तो क्या मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत होती? आरती ने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो शायद आज भी किसी कोने में टूटी हुई होती। भीड़ में बैठे उसके पिता, पुरानी भाभी, निशा और वो अनगिनत बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे। आरती जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन वह अंत नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी। और दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आरती ने आदित्य पर भरोसा न किया होता, अगर आदित्य ने समाज की परवाह की होती, अगर उस भूखे बच्चे की आंखों ने आरती का दिल ना छुआ होता, तो क्या यह कहानी यहाँ तक पहुँच पाती? आप बताइए, क्या आपने भी कभी किसी टूटे हुए इंसान को सहारा दिया है? क्या आपको भी कभी किसी ने उस वक्त थामा जब पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था? कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप भी किसी की उम्मीद बनना चाहते हैं?